अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पंजाब एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अरसलान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने जो है सेकंड ईयर इकनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम कौमी आमदनी जो है उसका पहला टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो है कौमी आमदनी की तारीफ़ और उसके मुख्तलिफ तस्वुरात थे, जो कि हमने जो है वो मुकम्मल जो है वो तौर पर उस टॉपिक को जो है वो हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर का जो है वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कौमी आमदनी की तारीफ़ करें या कौमी आमदनी से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश के तरीके बयान करें। तो आज देर हम जो है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके जो है वो बयान करते हैं। सबसे पहले जब आपको सवाल आएगा कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके बयान करें, अगर आपको सवाल आए कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके बयान करें, कौमी आमदनी की तारीफ़ ना बयान करने को कहा गया हो, तो सबसे पहले आप फिर भी कौमी आमदनी की तारीफ़ लिखेंगे, उसके बाद जो है उसकी पैमाइश के तरीके बयान करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है हम अपना जो है वो टॉपिक बाकायदा तौर पर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है कौमी आमदनी की तारीफ़ लिखेंगे। कौमी आमदनी की तारीफ़ ये है कि अशिया व खिदमात की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग एक मुकर्रा अरसा में पैदा करते हैं और ये अरसा आम तौर पर 1 साल का होता है। ये तो होगी कौमी आमदनी की तारीफ़ कि अशिया खिदमात की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग 1 साल के अरसे में जो है क्या करते हैं, पैदा करते हैं। अब हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स कौमी आमदनी की पैमाइश के जो है तरीके बयान करते हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके जो है वो 3 हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके जो हैं वो 3 तरीके हैं। पहला है पैदावार का मजमूआ, या जिसे आप कहते हैं बाज़ारी मालियत के लिहाज से। दूसरा आपके पास आ जाता है आमदनियों का मजमूआ, जिसे आप कहते हैं आमलीन के मुआवज़ों का मजमूआ। तीसरा आपके पास जो है वो आ जाता है कुल खर्च का तरीका। ये मंदरजा झैल जो है वो 3 तरीके हैं। पहला है आपका पैदावार का मजमूआ, जिसे आप कहते हैं बाज़ारी मालियत के लिहाज से। दूसरा आपके पास आ जाता है आमदनी का मजमूआ या आमदनी के मुआवज़ों का मजमूआ। तीसरा आपके पास आ जाता है कुल खर्च का तरीका। ये जो है वो कौमी आमदनी की पैमाइश के जो है वो दर झैल 3 तरीके हैं। अब हम जो है इनको तफसील के साथ जो है वो बयान करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो पैदावार का मजमूआ लेते हैं। पैदावार का मजमूआ या बाज़ारी मालियत के लिहाज से। अब वो कहते हैं कि इस तरीके में आप क्या करेंगे, इस तरीके में आप ये करेंगे कि जितनी भी आपने अशिया खिदमात जो है वो पैदा की होती हैं, उनकी बाज़ार में जो फिल वक्त राइज कीमत होती है उसके लिहाज से आप उनका जो है वो जायज़ा लेते हैं। उसे आप जो है कहते हैं पैदावार का मजमूआ या बाज़ारी मालियत के लिहाज से। मतलब जितनी भी आपने 1 साल के अरसे में किसी मुल्क में अशिया खिदमात जो है पैदा होती हैं, उनकी बाज़ार में जो राइज कीमत होती है उनकी जो है वो बाज़ारी मालियत के लिहाज से हम जब उनका जायज़ा लेते हैं तो उससे जो है आप कहते हैं बाज़ारी कुल कौमी आमदनी का जो है वो तरीका जो है वो इसमें आप बाज़ारी मालियत के लिहाज से भी कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं। इसमें जो है आप क्या लिखेंगे, तारीफ़ लिखेंगे इसकी थोड़ी सी। अशिया व खिदमात की बाज़ारी मालियत के मजमूए को कौमी आमदनी कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि अशिया खिदमात जितनी भी आपने पैदा की हैं उनकी बाज़ारी मालियत का मजमूआ जो है वो हम कौमी आमदनी कहते हैं। अब इसमें जो है आपने जो है एक गोशवारे की मदद से जो है अब आपने इसको जो है वो डिफ़ाइन कर देना है। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे गोशवारा बनाएंगे।
हम गोशवारे की मदद से भी इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। गोशवारे में सबसे पहले आप लिखेंगे अशिया खिदमात, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे अशिया खिदमात की कुल पैदावार, तीसरे में आप लिखेंगे बाजारी मालियत, चौथे नंबर पे आप लिखेंगे कुल मालियत। पहले नंबर पे आप लिखेंगे गंदम, चावल, कपास, उसके बाद जो है खिदमात सर अंजाम देने वाले अदारे, अफराद वगैरह, जिसमें आपके पास आते हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, प्लस वकील वगैरह। ठीक है। अब वो कहते हैं कि गंदम की जो आपकी कुल पैदावार सालाना है वो है 100 मन, चावल की आपके पास है 200 मन, यहाँ पे आप मन लिख देंगे 200 मन, कपास की आपके पास है 100 मन, और डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील वगैरह जो अफराद हैं वो आपके पास हैं 15 अफराद, 15 अफराद। अब कहते हैं कि गंदम जो 100 मन जो है वो आपने एक साल के अरसे में पैदा की है, उसकी जो बाजारी मालियत है वो 300 रुपये मन है, 300 रुपये मन। अब वो चावल है, उसकी जो बाजारी जो है मालियत है वो आपके पास 600 रुपये है, और उसके बाद जो कपास है उसकी जो है वो 1000 रुपये। उसके बाद जो 15 अफराद जो डॉक्टर प्लस प्रोफेसर और वकील वगैरह हैं, इनकी जो उजरतें हैं वो तनख्वाहें हम इनकी लेंगे वो हैं 10,000। ये तो होगी उनकी बाजारी मालियत। अब आप क्या करेंगे, कुल पैदावार और बाजारी मालियत को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है कुल मालियत मालूम हो जाएगी। 100 मन को आप 300 रुपये के साथ जो है आप ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30,000 रुपये। उसके बाद जो है वो चावल है, उसकी कुल पैदावार 200 मन है, बाजारी मालियत आपके पास 600 रुपये है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद जो है आप कपास को ले लेंगे, कपास को जो है आपने 100 मन है, इसकी 1000 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,00,000। 1,00,000। उसके बाद जो है ये आपके 15 अफराद जो हैं, फ़ी की जो है वो बाजारी मालियत या उजरत जो है वो 10,000 के बराबर है तो ये आपके पास आ जाएगा 1,50,000। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है इनकी कुल आमदनी को कुल आमदनी अब आप इन सब को जमा कर लेंगे तो ये आपके पास जो है कुल आमदनी मालूम हो जाएगी जो कि 4 लाख के बराबर है। 4 लाख रुपए जो है वो आपकी कुल कौमी आमदनी जो है वो मालूम हो गई। इस तरह जो है आप पैदावार का मजमूआ या बाजारी मालियत के लिहाज से आप कुल कौमी आमदनी को जो है वो मालूम करते हैं, या कौमी आमदनी को मालूम करने का तरीका ये है जो कि हमने जो है वो बजरिया गोशवारा जो है आपको जो है ज़ाहिर कर दिया है, वजाहत भी कर दी है। अब वो कहता है कि जब आपने कौमी आमदनी की जो है पैमाइश करनी है पैदावार का मजमूए के लिहाज से या पैदावार की मालियत के लिहाज से, तो इसमें जो है आपने मंदरजा झैल कुछ जो है वो एहतियातें जो हैं वो बरतनी होती हैं, एहतियातें बरतनी होती हैं कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त। वो एहतियातें कौन सी हैं, इसको जो है हम रेज़ करके जो है वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए वो कहते हैं जब कौमी आमदनी की जो है जब आपने पैमाइश करनी है, पैमाइश करते दौरान आपने जो है कुछ एहतियातों का जो है वो ख्याल करना है। एहतियातें कौन कौन सी हैं ये देखें जी। एहतियातें नंबर 1 है दोहरी गिनती से बचाओ।
अब वो ये कहता है, पहला पॉइंट जो है आपके पास आ जाता है दोहरी गिनती से बचाओ। अब वो कहते हैं कि जब आपने कौमी आमदनी की जो है वो पैमाइश करनी है, तो कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त आपने इस बात का जो है ख्याल रखना है कि आपने शय को जो है वो 2 मरतबा नहीं गिनना, 3 मरतबा नहीं गिनना। मतलब क्या है कि या आप जो है उस शय की जो है वो इब्तदाई शक्ल ले लें, या आप उस शय की आखिरी शक्ल ले लें जब वो तैयार होकर जो है वो अपनी आखिरी हालत में पहुंच जाती है, तैयारशुदा हालत में होती है। कहते हैं कि अगर आप जो है वो एक शय को 2 मरतबा गिन लेंगे तो इससे जो है आपकी कौमी आमदनी के जो अंदाजे हैं, जो तखमीने हैं, वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लिहाजा आपने जो है पहली एहतियात जो बरतनी है वो ये है दोहरी गिनती से बचाओ, कि शय को 2 बार गिनने से परहेज़ किया जाए, शय को 2 बार गिनने से परहेज़ किया जाए। कहते हैं कि 2 बार गिनने से कौमी आमदनी के तखमीने गलत हो जाते हैं, गलत साबित होंगे। फिर वो कहता है इसकी एहतियात से बचना कैसे है आपने, कहते हैं कि या तो शय की पहली शक्ल ले लें, या फिर आखिरी शक्ल जब वो तैयार होकर आ जाती है, या तैयारशुदा हालत में होती है। कहते हैं कि जब वो तैयार होकर आ जाती है या तैयारशुदा हालत में होती है, उस वक्त जो है आप उसको गिन लें तो आपके पास जो है ये सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो उसके बाद दूसरी जो है वो एहतियात है वो है बिला मुआवजा खिदमात। बिला मुआवजा खिदमात, अब कहते हैं कि जो बिला मुआवजा खिदमात हैं वो भी आपने इसमें कौमी आमदनी में जो है वो शुमार करते हैं, वो भी आपने नहीं गिननी। वो कौन सी हैं, जो मशगले के तौर पर, जो मशगले के तौर पर काम किया जाए, उससे हासिल होने वाली आमदनी भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती। या यूँ कह लीजिए कि जो आप जो है वो फारगुल वक़्त या मशगले के तौर पर जो आप पेशा अपनाते हैं, बागबानी करते हैं, मुर्गबानी करते हैं घर में, तो वो कहते हैं उनसे जो आपने जो आमदनी हासिल होती है वो भी आपने कौमी आमदनी में शामिल नहीं करती। क्या मतलब है कि बिला मुआवजा खिदमात जो है वो भी आपने कौमी आमदनी में शुमार नहीं करनी। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है तीसरा पॉइंट, वो है आपके पास फरसूदगी के अखराजात। फरसूदगी के अखराजात, अब कहते हैं कि अगर कौमी आमदनी में फरसूदगी के अखराजात हैं, शामिल हैं, तो उनको भी निकाल दिया जाए। लिहाजा कौमी आमदनी की पैमाइश करते हुए आपने जो है वो फरसूदगी के अखराजात जो है वो नहीं निकालें। लिहाजा वो क्या कहता है कि खाम कौमी आमदनी में फरसूदगी के अखराजात को भी शामिल नहीं किया जाता या ना किया जाए। क्या मतलब है कि कौमी आमदनी में अगर फरसूदगी के अखराजात आपने नहीं निकाले तो उनको भी आप निकाल दें। उसके बाद जो है वो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद चौथा पॉइंट है ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया। ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया जो हैं, जैसा कि एक शख्स है, उसकी अपनी कार है, वो उससे आमदनी हासिल करता है रेंट पे चला कर, तो वो कहते हैं कि उसको भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 4 है आपके पास ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया। आप कहते हैं कि जो ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया हैं उनसे जो आप आमदनी हासिल करते हैं वो भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं की जाती। मसलन कहते हैं कि मसलन एक शख्स कार
किराए पर चलाकर आमदनी हासिल करता है तो उसको भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। ये तो उसके बाद जो है आपके पास आते हैं नंबर 5 बिल वास्ता टैक्स। बिल वास्ता टैक्स कहते हैं कि अगर कौमी आमदनी में से आपने बिल वास्ता टैक्स जो है वो अदा नहीं किए तो उनको भी निकाल दिया जाए। लिहाजा कौमी आमदनी में बिल वास्ता टैक्स भी शामिल नहीं होते। अगर कौमी आमदनी में से बिल वास्ता टैक्स मन्हा नहीं किए गए तो उन्हें मन्हा कर दिया जाए। मतलब क्या है कि उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि बिल वास्ता टैक्स भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होते। तो ये जो है आपकी कौमी आमदनी की जो है पैमाइश में जो पैदावार का मजमूआ है, ये बाज़ारी मालियत के लिहाज से जो हमने पहला तरीका डिस्कस किया है उसमें जो है ये मंदरजा झैल जो आपकी जो है एहतियातें हैं, जो आपने एहतियातें बरतनी हैं कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त, वो हमने अब डिस्कस कर ली हैं। अब हम जो है वो दूसरा तरीका जो है वो इसका डिस्कस करते हैं, आमदनी का मजमूआ या आमदनी के मावज़ों का मजमूआ। दूसरा तरीका जो है अब हम डिस्कस करते हैं आमदनियों का मजमूआ या आमदनी के मुआवज़ों का मजमूआ। दूसरा तरीका आमलीन के मुआवज़ों का मजमूआ, या आप इसे कहेंगे आमदनियों का मजमूआ। इसकी आप जो है क्या डेफिनेशन लिखेंगे, किस तरह आप इसको बयान करेंगे, वो आप इस तरह बयान करेंगे कि किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसा में आमलीन पैदाइश, आपके आमलीन पैदाइश कितने हैं? 4 हैं। आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सूद और मुनाफा। अब कहता है कि आमलीन पैदाइश की मदद से जो आमदनी हासिल करते हैं उसे आमलीन के मुआवज़ों का मजमूआ या आमदनियों का मजमूआ कहा जाता है। अब कहते हैं कि इनसे जो वो आमदनी हासिल करते हैं, अगर आप इनको जो है वो जमा कर लें तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी जो है वो हासिल हो जाती है। क्या मतलब है कि किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और उसके बाद जो है वो मुनाफा, उसकी मदद से जो कुछ भी जो है वो हासिल करते हैं, यहाँ पे आप सरमाया लिखेंगे, तंजीम, ठीक है। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम की मदद से जो आमदनी हासिल करते हैं उनको आप जमा कर ले तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी जो है वो मालूम हो जाती है। अब इसमें जो है हम इनको हम ये जो 4 आमदनी पैदाइश हैं इनको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। नंबर 1 है ज़मीन। ज़मीन कहते हैं कि इसमें आपकी हकीकी जायदादें, आपकी हकीकी जायदादें इसमें शामिल होती हैं, सरकारी जायदादें, अतियात के तौर पर जो आपको मिली होती हैं, उसके बाद है किराए की दुकानें व मकान से जो आमदनी हासिल होती है
उससे जो है आप जमा कर लें। क्या मतलब है कि इसमें हकीकी जायदादें, आपकी सरकारी जायदादें अतियात हो गई, उसके बाद जो किराए की दुकानें हैं, किराए के मकानात हैं, उनसे जो आपकी आमदनी हासिल होती है उनको आप जमा कर लें तो आपके पास जो है क्या है, कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। दूसरा उसके पास आ जाता है मेहनत। अब कहते हैं कि जितने भी सरकारी मुलाजम, नीम सरकारी मुलाजम और फैक्ट्रियों वगैरह में काम करने वाले मुलाजमों के मुआवजे या तनख्वाहें जमा कर लें तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी जो है वो मालूम हो जाती है। क्या मतलब है कि जितने भी जो है अफराद हैं या मुलाजम हैं, वो गवर्नमेंट के हैं या नीम सरकारी हैं या गैर या किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, तो उनके मुआवजे आप जो है वो जमा कर लें तो आपके पास जो है वो कुल कौमी आमदनी जो है वो मालूम हो जाती है। ये तो आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है सरमाया। सरमाए का आप जो है वो सूद निकालते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ने कर्जे जारी किए होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ने कर्जे जारी किए होते हैं, किए होते हैं, उनसे हासिल होने वाला सूद जमा कर लिया जाए। अब कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ने कर्जे जारी किए होते हैं उनसे जो हासिल होने वाला सूद है, अगर आप उनको जमा कर ले तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। उसके बाद जो है चौथा आपका पॉइंट आ जाता है मुनाफा, जो कि तंजीम का कहलाता है। मुनाफा अब कहते हैं कि इसमें तमाम कारोबारी लोगों के मुनाफाजात शामिल होते हैं। फिर वो कहते हैं कि कारोबार इनफरादी हो या इज्तिमाई तौर पर, तो उनसे हासिल होने वाला जो मुनाफा होता है आपने जो है क्या करना है, उनको जमा कर लेना है, तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी जो है वो मालूम हो जाती है। अब वो कहते हैं कि आपने आमदनी के मुआवजों के लिहाज से या आमदनी के मुआवजों के मजमूए आमदनी के तरीके से जो है आपने जो है कौमी आमदनी जो है वो जब आपने मालूम करनी है तो उस वक्त जो है आपने कुछ एहतियातें जो है वो इसमें बरतनी हैं। वो कौन कौन सी हैं, अब हम उनको जो है वो बयान करते हैं। एहतियातें नंबर 1 है इंतकाली अदायगियाँ। इंतकाली अदायगियाँ, अब कहते हैं इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, जो बगैर मेहनत के हासिल हों। उनको जो है वो इंतकाली अदायगियाँ कहते हैं। मसलन खैरात, सदकात, पेंशन वगैरह। अब कहता है कि जो इंतकाली अदायगियाँ होती हैं उसको भी आपने कौमी आमदनी में शुमार नहीं करना, इंतकाली अदायगियों को भी आपने निकाल देना है। उसके बाद आपके पास आता है गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा आमदनी। गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा आमदनी या अशिया व खिदमात, ठीक है। अब कहते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके क्या है, रिश्वत के ज़रिए, चोर बाज़ारी, स्मगलिंग,
स्मगलिंग वगैरह के ज़रिए जो आप आमदनी हासिल करते हैं उसको भी आपने कौमी आमदनी में शामिल नहीं करना। उसके बाद है कि तीसरा पॉइंट जो है वो आपके पास आयत है जायदाद की कीमतों में इजाफा या कमी। अब कहते हैं कि अगर जायदादों की कीमतों में इजाफा हो जाए, कीमतों में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए तो उसे कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता। क्या मतलब है कि जो फ़र्ज़ करे, कहते हैं कि अगर जायदादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर साल जो कि जायदादों की आप मकान किराए पे देते हैं या ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आपकी जो है वो असल कीमत से जो ज़ायद कीमत में इजाफा होता है उसको आप जो इसमें कौमी आमदनी में शामिल नहीं करेंगे। और अगर कहते हैं कि जायदादों की कीमतें कम हो जाएं या उनके रेंट कम हो जाएं तो वो कमी भी आप कौमी आमदनी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हकीकी आमदनी तो वही रहती है, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। कीमतों के बढ़ने से या कम होने से आपकी हकीकी कौमी आमदनी में कोई तब्दीली नहीं आती। लिहाजा जायदाद की कीमतों में जो इजाफा होता है या जो कमी होती है उसको भी आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका, जिसे आप कहते हैं आमदनी का मजमूआ या आमदनी के मावज़ों का मजमूआ। अब हम जो है वो तीसरा तरीका जो है वो आखिरी तरीका जो है जो कि कुल खर्च का तरीका कहलाता है, उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तीसरा तरीका जो है आपके पास है कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च के तरीके में आप क्या करते हैं, कहते हैं कि कुल खर्च के तरीके में किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसा में अशियाए सारफीन या अशियाए सरमाया पर जो कुछ खर्च करते हैं उनका मजमूआ कौमी आमदनी कहलाता है। क्या मतलब हुआ, कहते हैं कि किसी मुल्क के रहने वाले लोग एक साल के अरसे में अशिया सारफीन पर या अशिया सरमाया पर जो कुछ खर्च करते हैं, जो अशिया खिदमात खर्च करते हैं, उनका मजमूआ जो है वो आपका कौमी आमदनी कहलाता है। अब कहते हैं कि इसमें जो है वो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपके पास आ जाता है वो है निजी सरफी खर्च। निजी सरफी खर्च, इसमें जो है आम अफराद जो ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते हैं उनको जमा करते हैं, उनको जमा कर लें तो आपके पास कौमी आमदनी मालूम होती है। दूसरा जो है आपके पास रहता है सरकारी खर्च। हुकूमत जो मुख्तलिफ मंसूबों, दिफा, पुलिस के महकमों पर खर्च करती है, उनकी तनख्वाहों पर जो खर्च करती है, अगर आप उनको जमा कर लें तो आपके पास कुल कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है आपका निजी सरमायाकारी। निजी सरमायाकारी के आम अफराद अपनी बचतों से जो सरमायाकारी करते हैं उनको जमा कर लें तो आपके पास कुल कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। चौथा पॉइंट आपके पास आ जाता है सरकारी सरमायाकारी। इसमें निजी सरमायाकारी में आप जो है लिख सकते हैं, मसलन कोई फैक्ट्री लगाता है, कारखाना लगाता है वगैरह वगैरह, उस पर जो खर्च करता है। ठीक है, सरकारी सरमायाकारी में क्या होता है कि हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबों पर सरमायाकारी करती है।
मसलन डैम बना लिया, सड़कें, पुल वगैरह, तरक्याती मंसूबों पर जो खर्च करती है उसको जो है आप जमा कर लें तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी जो है वो मालूम हो जाती है। इसकी जो है कुल खर्च के तरीके को हम जो है वो मसावात के तरीके से भी जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर केन्स ने जो है वो बयान किया है। डॉक्टर केन्स के मुताबिक वो कहते हैं कि कौमी आमदनी बराबर है, यहाँ पे आप कौमी आमदनी की जो पहली कोटेशन है वो ये है कि आपकी सरफ प्लस बचत, जैसे आप एस कहते हैं इसे आप सी कहते हैं। दूसरा जो है वो कहते हैं कि कौमी आमदनी बराबर है सरफ प्लस सरमायाकारी, जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन। फिर वो कहता है कि पास आपकी कौमी आमदनी बराबर है कुल खर्च के। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वो कहते हैं कि अगर सरफ प्लस बचत को आप जमा कर लें तो भी आपकी कौमी आमदनी कहलाती है। अगर आप कहते हैं कि सरफ प्लस सरमायाकारी को खर्च कर लें तो भी आपकी कौमी आमदनी जो है वो हासिल हो जाती है। बस वो कहता है कि आपकी जो कौमी आमदनी है वो किसके बराबर है? कुल खर्च के बराबर है। क्या मतलब है कि अगर आप कुल खर्च को जमा कर लें, जो हमने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं पहले, निजी सरफी खर्च, हुकूमती सरफी खर्च, निजी सरमायाकारी, सरकारी सरमायाकारी, तो कहते हैं कि उनको जो है वो आप जमा कर ले तो आपके पास जो है कुल कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। क्या हुआ कि आपका जो कुल खर्च है वो किसके बराबर है? कुल कौमी आमदनी के। उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी की तारीफ़ करें या कौमी आमदनी से क्या मुराद है, कौमी आमदनी के पैमाइश के तरीके, इसके पैमाइश के तरीके 3 हैं: पैदावार का मजमूआ, आमदनी का मजमूआ, कुल खर्च का तरीका, जो कि हमने तफसील के साथ जो है डिस्कस किया। इसमें जो है ये आपको पैमाइश के तरीके जो है वो बयान करें, कौमी आमदनी के पैमाइश के तरीके बयान करें। 2 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर का जो शॉर्ट आ सकता है, कौमी आमदनी की तारीफ करें, 2 नंबर की ये तारीफ़ आ सकती है। उसके बाद जो है वो आप ये पूछ सकता है कि बाज़ारी पैदावार का मजमूआ, उसको बयान करें 2 नंबर का। उसके बाद जो है कुल खर्च को बयान करते हैं, आमदनी का मजमूआ 2-2 नंबर की ये डेफिनेशनें भी आ सकती हैं, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लिहाजा ये आपका लॉन्ग भी कवर होता है इसमें और आपका शॉर्ट भी कवर होता है। लिहाजा इसको आपने इम्तिहान के नुक्ता नज़र से अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। हो सकता है कि इस बार जो है ये एग्ज़ाम में सवाल आ जाए, और ये आ जाता होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग मस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो उसकी समझ भी आ गई होगी, लेक्चर की जो हमने डिस्कस किया है आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी सारी डिफ़िकल्टी जो है वो दूर की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारा चैनल जो है वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बार वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।